क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस को तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, काफी कुछ हमने देखा और कई सारे हमने क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व किया। ठीक है, अभी बेटा आज जो हमारा लेक्चर नंबर 11 है उसमें हम देखने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे जो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वैसे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए जो है उसको मैंने बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है और आरएनए इंटरफेरेंस का बेसिक क्या होता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं के, और आरएनए इंटरफेरेंस का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कैसे क्रॉप को डैमेज होने से रोक सकते हैं हम के। तो mRNA क्या होता है, siRNA क्या होता है, डाइसर क्या होता है, अर्गोमेट क्या होता है, ये सब चीजों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेकिन उसके पहले अभी हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। साथ में मैं थोड़ा रुक जाऊंगा क्वेश्चन बोलने के बाद ताकि आप आंसर कर सके। हमेशा ऐसा बोलता हूं पर कई बार रुक नहीं पाता हूं, तो कोशिश पूरी करूंगा कि आपको आंसर देने का मौका मिले। के तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग के दिए गए कथनों में से असत्य कथन को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। के तो देखो बेटा, हमें स्टेटमेंट बोलूंगा और हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि वो सही है या गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए है पीवीआर 322 वेक्टर रिक्वायर ए सिलेक्टेबल मार्कर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड इलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बताइए बेटा सही है कि गलत है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। उठ के तो बताइए सही है कि गलत है। ये बेटा स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है कि पीवीआर 322 प्लाज्मिड जो होता है, जो वेक्टर है, उसको जो है उसमें हमें सिलेक्टेबल मार्कर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग अलग कर सके। और जनरली ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द जीन्स इनकोडिंग फॉर टेट्रासाइक्लिन इज वन ऑफ द यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर एशेरिया कोलाई। वे जीन जो टेट्रासाइक्लिन को इनकोड करते हैं वे एशेरिया कोलाई के लिए उपयोगी सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। सही है या गलत है ये स्टेटमेंट, बताइए सही है कि गलत है स्टेटमेंट। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। फिर ऑप्शन सी है इसका द नॉर्मल एशेरिया कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। सामान्य एशेरिया कोलाई कोशिकाओं में जो है वो एंटीबायोटिक से एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है बेटा। के नॉर्मल जो एशेरिया कोलाई होते हैं वे सेंसिटिव होते हैं, वे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। कि जब हम उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो है उनके अंदर रेजिस्टेंस का पावर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। मतलब जब ए भी सही है, बी भी सही है, तो सी भी सही है, तो आंसर क्या बचा उसका, आंसर बचा उसका डेल्टा डी। अब डेल्टा डी क्यों गलत है हम देख लेते हैं। पीवीयू सेकंड, पी प्रोटियस, वीयू वल्गेरिस सेकंड, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बेटा। पीवीयू सेकंड इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के इज मोस्ट इफेक्टिव सिलेक्टेबल मार्कर। अरे भाई सिलेक्टेबल मार्कर होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और ये क्या है, ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, है ना। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया बेटा, डेल्टा डी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व के पौधों में टी डीएनए को प्रविष्ट करने में यह शामिल है। पौधों में टी डीएनए को इंट्रोड्यूस को प्रविष्ट कराने में यह शामिल है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व्स, तो ऑप्शन ए है अलाउइंग द प्लांट रूट्स टू स्टैंड इन वाटर। इसका कोई संबंध नहीं टी डीएनए से बेटा। ठीक है, फिर ऑप्शन बी है इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। देखते हैं हम आगे। ऑप्शन सी है अल्टरिंग द पीएच ऑफ सॉइल। अरे पीएच ऑफ सॉइल का टीडीएनए से क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है, ये गलत। अभी टीडीएनए क्या है, टीडीएनए ट्यूमर इंडोसिंग डीएनए था ना, याद है आपको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का डीएनए जिसमें टीडीएनए होता है, वो जब प्लांट सेल पर अटैक करता है तो अपने टीडीएनए को प्लांट सेल के जीनोम से जोड़ देता है जिससे कि प्लांट सेल कैंसरस हो जाती है, क्राउन गॉल डिजीज को करता है। ठीक है,
ऑप्शन डी है एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड। मतलब ए, सी और डी तो ऑप्शन कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं करते हैं, तो अब एक ही बचा बेटा और जो बिल्कुल सही है, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। जब अटैक करता है तो ये टी डीएनए को टीआई प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करता है और वो न्यूक्लियर जीनोम से जुड़ जाता है और नॉर्मल प्लांट सेल को कैंसर सेल में, ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो 98 का आंसर हो गया बेटा। नहीं, सेकंड क्वेश्चन नंबर, सेकंड क्वेश्चन मतलब मेरी जिस बुक से ले रहा हूं उसमें 98 नंबर लिखा है इसका, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बीटा बी। ठीक है, ये सारे बेटा एग्जाम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है द फर्स्ट स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहला स्टेप क्या होता है? ऑप्शन ए है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ऑप्शन बी है इंसर्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट ऑफ फ्रेगमेंट, ऑप्शन सी है ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ऑप्शन डी है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। बताओ बेटा, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करोगे, उसके बाद जोड़ोगे, फिर इंट्रोड्यूस करोगे, तो आंसर क्या आ गया इसका? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 4, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्यूरिफाइड डीएनए is precipitate as in recombinant DNA technology purified DNA is precipitated by using। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो है शुद्धिकृत किए गए प्यूरिफाइड डीएनए को हम किस प्रकार से प्रेसिपिटेट करते हैं? तो इसके लिए हम ठंडे एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, चिल्ड एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। और ये मैंने आपको डीपीएस में भी क्वेश्चन दिया हुआ था कि चिल्ड एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और उस डीएनए को फिर निकालना स्पूलिंग होता है वो। ठीक है, याद है, पढ़ा हुआ है हमने इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 का आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज, तब किस एंजाइम का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है लाइसोजाइम क्या करता है? ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। राइबोन्यूक्लियस क्या करता है? आरएनए को हटा देता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस क्या करेगा? डीएनए को तोड़ देगा। अरे भाई, डीएनए तोड़ दोगे तो आइसोलेट क्या करोगे भला? तो ये तो एंजाइम यूज नहीं करेंगे, ये एंजाइम यूज करेंगे तो डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रोटीज यूज करेंगे, प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीज यूज करेंगे, आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियस यूज करेंगे, ठीक है, और सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए लाइसोजाइम यूज करेंगे। तो बेटा हम यहाँ पे एंजाइम लाइसोजाइम भी यूज करेंगे, राइबोन्यूक्लियस भी यूज करेंगे, प्रोटीज भी यूज करेंगे, लेकिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज मोस्ट यूजफुल इन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस में अधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन ए है डीएनए सिंथेसिस, ऑप्शन बी है डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ऑप्शन सी है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी है एमिनो एसिड सिंथेसिस। तो मैंने आपको बताया था बेटा, पॉलीमर चेन रिएक्शन में टेक पॉलीमर एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो इसका, और ये हमने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने कहां पढ़ा हुआ है? हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसको देखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बेटा, क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया बीटा बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, द एब्रिविएशन बीटी, कैपिटल बी स्मॉल टी, इन बीटी टॉक्सिन स्टैंड फॉर। बीटी टॉक्सिन में बीटी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है बायोटेक्नोलॉजी, गलत है। ऑप्शन बी है बायोटॉक्सिन, ये भी ठीक नहीं है। के सी है टॉक्सिन रिलीज बाय बैसिलस थ्रिंजेंसिस, बिल्कुल सही, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थ्रिंजेंसिस। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, बीटी कॉटन इज नॉट। बीटी कॉटन क्या नहीं है? ए जीएम प्लांट, बताओ है कि नहीं है? बिल्कुल बेटा, जीएम का मतलब क्या था? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। हमने बाहर का जीन, बैक्टीरिया का जीन इसके अंदर डाला हुआ है, तो ये बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी कहते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, कॉटन वॉलवर्म से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हमने उसमें बैसिलस थ्रिंजेंसिस के जीन को डाला हुआ है। कि ए बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, जो बीटी कॉटन है वो एक ऐसा प्लांट है जिसमें बैक्टीरियल जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। के और ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस टू ऑल पेस्टिसाइड, नहीं, ऑल पेस्टिसाइड के लिए रेजिस्टेंस ये नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंस टू। बीटी कॉटन किसके लिए प्रतिरोधी होता है? ऑप्शन ए देखिए इंसेक्ट, ऑप्शन बी हर्बिसाइड, ऑप्शन सी सॉल्ट, ऑप्शन डी डॉट। के मतलब इंसेक्ट के लिए, शाकनाशी के लिए, और नमक के लिए, सॉल्ट के लिए, और सूखे के लिए। किसके होता है? इंसेक्ट के लिए। कौन सा इंसेक्ट होता है? कॉटन वॉलवर्म, उसके लिए ये रेजिस्टेंस होता है। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के लिए क्या सही है? के ऑप्शन ए देखिए
बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट इन एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस। बीटी प्रोटीन बैसिलस में सक्रिय टॉक्सिन के रूप में मिलता है। सही है कि गलत है? गलत है बेटा, वो हमेशा प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। जब वो इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में मिड गट में पहुंचता है तो वहां के एल्कलाइन पीएच में जाकर वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, दूसरा है बी ऑप्शन है, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर द ओवरीज ऑफ द पर्सन। अरे ओवरी में इंटर नहीं करता है, ये कहां इंटर करता है? ये इंटेस्टाइन में इंटर करता है, मिड गट में इंटर करता है। गलत है ये। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स के, जो कंसर्न बैसिलस में एंटीटॉक्सिन, चूंकि देखो बेटा यदि एक्टिव टॉक्सिन बॉडी के अंदर होता तो बैक्टीरिया को एंटीटॉक्सिन रखना पड़ता। यदि एक्टिव टॉक्सिन बैक्टीरिया के शरीर के अंदर होता तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बैक्टीरिया को एंटीटॉक्सिन रखना पड़ता, लेकिन चूंकि ये टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है जो एक्टिव नहीं होता, इसलिए एंटीटॉक्सिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन देते हैं, द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट के, तो इंसेक्ट की मिड गट में एल्कलाइन पीएच में ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन टॉक्सिक एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो जो है उसकी आंत में मिड गट में छेद कर देता है और उससे इंसेक्ट मर जाता है। ठीक है ना, ये इसके काम करने का तरीका है। ठीक है, तो देखिए, तो आज हमने क्या क्वेश्चन देखे, हमने क्वेश्चन देखा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो बहुत सारे ने, हमने हर लेक्चर में क्वेश्चन लगाए तो काफी सारे क्वेश्चन हम बेटा कवर कर चुके हैं। आप देखेंगे डीपी से भी कुछ क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। और आपको देख के बात समझ में आई होगी कि कोई बहुत कठिन नहीं है बायोटेक्नोलॉजी। यदि आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चन के कर सकते हैं, है ना बेटा? पक्का यकीन कर लो अपने बच्चों पे। चलो तो फिर लेक्चर देखते हैं आज, है ना? उसके बाद आरएनए इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन करूंगा अगली क्लास में। चलो ठीक है, लेक्चर देखते हैं फिर बात करते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में जिस पार्ट में अभी हमें वो है बेटा एप्लीकेशन पार्ट, यानी जो 12th एनसीईआरटी में दो चैप्टर हैं, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 के। तो पहला चैप्टर जो है वो प्रोसेस के ऊपर है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम किन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब हमने अच्छे से समझ चुके हैं ऑलरेडी हम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब एप्लीकेशन पर। तो पिछली बार हमने देखा था कि क्या एग्रीकल्चर के फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर हमने लेक्चर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पिछली बार सीखी थी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने का तरीका क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब जाइगोटिक फेज में होते हैं, जब जाइगोट बनता है तभी हम ट्रांसजीन को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जाइगोट जब डिवाइड होगा, माइटोसिस करेगा, डिवाइड होगा, एम्ब्रियो बनाएगा और पूरा प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करेगा, तो हर सेल तक आपका ट्रांसजीन पहुंच पाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी को हमने क्यों इस्तेमाल किया। तो हमारे कुछ जो है वो लक्ष्य थे, कुछ हमारे टारगेट थे, कुछ हमारी डिजायर्स थी, उनको हमने पूरा करने के लिए किया। जैसे हमने कहा था कि हम चाह रहे थे कि एक हमारा मनचाहा प्रोटीन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है बन सके और प्लांट उस प्रोटीन को बना कर दे। याद है आपको? के तो हमने हिरोडिन के बारे में बात किया था। फिर हमने बात किया था कि बीटी कॉटन, मतलब हम चाह रहे थे कि एक ऐसा फिनोटाइप प्रोड्यूस हो जिसके कारण हमको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो बीटी कॉटन का हमने जो है वो प्रोडक्शन किया। कैसे किया? हमने बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्रोन्जिसिस बैक्टीरिया से हमने जो है वो क्रिस्टल क्राइजीन को निकाला, जो क्रिस्टल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और वो क्रिस्टल प्रोटीन इंसेक्ट के लिए जो है वो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देखा हमने? इसके बाद बात किया कि क्यों ना हम किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो है वो ऑफ कर दें, कोई जीन को हम ऑफ करते हैं जिन कैरेक्टर से हमको परेशानी होती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि टमाटर को हमको अधिक लंबे समय तक फ्रेश रखना है, तो ऐसे जीन को बंद कर दो जो टमाटर के जल्दी पकने को बढ़ावा देता है, या टमाटर को जो वॉल होती है उसको डिजोल्व करता है। तो हमने क्या किया? हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो वैरायटी को तैयार किया। याद है आपको? फिर हमने देखा था इसके बाद कि जो है और क्या कर सकते हैं हम, गोल्डन राइस को तैयार किया हमने, बायोफोर्टिफिकेशन किया हमने जो है वो फूड के अंदर जो है कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स और विटामिन को हमने ऐड किया। ठीक है, गोल्डन राइस के बारे में बात किया हमने। ठीक है, हम एक बात समझ गए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़े काम के हैं, और क्या उनको हम जो है वो अलग अलग पर्पस के कारण प्रोड्यूस करते हैं उनके। अब क्या कंट्रोवर्सी इसके ऊपर है, जीएम क्रॉप के ऊपर कंट्रोवर्सी क्या है, बीटी ब्रिंजल की कंट्रोवर्सी क्या थी, ये सब जब बायो इथिक्स पढ़ेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में बेटा हमने क्या देखा? हमने पिछली क्लास में ट्रांसजेनिक क्रॉप को देखा, जीएमओ को देखा हमने यहाँ पे। ठीक है, ठीक, आप मुझे बताएंगे, अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे आंसर करेंगे, कमेंट में लिख भेजेंगे कि हिरोडिन प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए किस प्लांट का हम उपयोग करते हैं, विच प्लांट इज यूज्ड।
किस प्लांट का उपयोग करते हैं हम जो है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड करने में हम किस प्लांट का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमको हिरुडिन प्रोटीन मिल पाता है। तो आपको प्लांट का साइंटिफिक नेम हमको बतलाना है, ठीक है, कि किस प्लांट का हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आपको बतलाना है कि ये टमाटर की कौन सी वैरायटी है जिसके पकने की प्रोसेस जो है वो स्लो होती है, जिसकी सेल्फ लाइफ जो है वो अधिक लंबे समय तक रहती है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस में हमने वास्तव में यानी ये आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टोमेटो वैरायटी, इस टोमेटो वैरायटी का नाम क्या है बेटा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, मैं चेक करता हूं इसको, ठीक है। टोमेटो वैरायटी का नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। एंड विच प्रोसेस इज यूज, कि इसमें हमने किस प्रोसेस का उपयोग किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या किया हुआ है हमने, क्या कोई प्रोटीन बनाया है, क्या कोई फिनोटाइप प्रोड्यूस किया है, क्या कोई जीन को बंद किया है हमने, या कोई बायोसिंथेटिक पाथवे को हमने जो है मॉडिफाई किया है, क्या है इसमें हमको आपको ये बतलाना है, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कि ये जो गोल्डन राइस हमको दिखाई दे रहा है, तो गोल्डन राइस के अंदर जो है कौन सा विटामिन जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया है, विच विटामिन वी इंट्रोड्यूस इन गोल्डन राइस, ये आपको मुझे बतलाना है। देखो बेटा, मैं इसलिए पूछता हूं आपसे ताकि कमेंट में आप लिख के भेजेंगे, मुझे बताएंगे आप मुझे, तो मतलब रिकॉल होगी चीजें हमको, के आपको समझ में आएगा कि हाँ हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और यही तो इन्वॉल्वमेंट है हमारा और आपका, है ना, ठीक है। चलिए अब आज बात करेंगे हम आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्या, और बड़ा टेक्निकल सा ट्रिकी सा हिस्सा है कि अब देखिए एक बात दिमाग में डाली जाता है जिसमें कि आरएनए के राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, तो यहां पर आई वर्ड का मतलब होता है इंटरफेरेंस, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस के। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो क्या चीज है के, तो एक्चुअली में ऐसा समझ लीजिए आप कि हमारी सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एक बड़ा बेसिक मैकेनिज्म होता है कि हमारी सेल्स के अंदर जो है वो कोई भी सेल में यदि कोई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आएगा, बनेगा, ध्यान से मेरी बात सुन के, हमारी सेल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिन एंजाइम को हम कहते हैं डाइसर के, डाइसर इस नाम के एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो एक ग्रुप ऑफ इट्स नॉट अ सिंगल एंजाइम, इट्स ए कॉम्प्लेक्स और ग्रुप ऑफ एंजाइम के। तो हमारी सेल में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो जब भी कभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है ना, तो उस आरएनए को वो तुरंत काट देते हैं, उनके वो उसको एबनॉर्मल समझते हैं और बनते के साथ उसको काट देते हैं, उसको कई हिस्सों में क्लीव कर देते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो बेटा हम फंडामेंटल समझेंगे, फिर हम टेक्निकल डिटेल में जाएंगे। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी यूकैरियोटिक सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए एक प्राकृतिक वरदान मिला हुआ है, एक वरदान है हमारे पास में, लेकिन तब भी सब वायरस के लिए ये लागू नहीं होता, इसलिए कुछ वायरस जो है वो अटैक कर देते हैं हमारे ऊपर और अपने आप को प्रोपेगेट कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वायरस से हमारी सेल बचने में सक्षम होती है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि एक बार से चिकन पॉक्स एक बार हुआ है, बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गया, अगली बार नहीं होगा उठ के, यानी कई सारी बीमारियां ऐसी है जो एक बार वैक्सीन देने के बाद एक बार बॉडी को उनका एक्सपोज हो जाए तो बॉडी जो है वो डिफेंसिव उपाय बना लेती है, और उन्हीं डिफेंसिव उपाय के में से एक उपाय होता है ये आरएनए इंटरफेरेंस। ये नेचुरली होता है प्रेजेंट। क्या होता है समझो बात को ध्यान से। हम इस हिस्से से बायोटेक्नोलॉजी से बाहर निकल के बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बेटा हम चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हमको लगती रहेंगी। क्या देखिए क्या होता है कि वायरस, मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो होते हैं वो उनके पास न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए, मोस्ट ऑफ द वायरस के पास में नाभिकीय अम्ल आइदर डीएनए होता है या आरएनए होता है। दिस में भी आइदर डबल स्ट्रैंड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। किसी भी वायरस में डीएनए आरएनए एक साथ नहीं होता है। वायरस का नाभिक अम्ल तो सिंगल स्ट्रैंड वाला होगा या डबल स्ट्रैंड वाला होगा। सपोज मान लिया हमने कहा कि एक वायरस ने हमको इन्फेक्ट किया, और इन्फेक्ट करके क्या किया उसने, हमारी सेल के अंदर उसने अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया। हमें मालूम है वायरस इन्फेक्शन कैसे करता है बेटा, वायरस सरफेस पर एडहेर होता है और अपना न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट कर देता है, सेल के अंदर डाल देता है, ऐसे ही करता है, ठीक है। ये एक यूकैरियोटिक सेल थी, ठीक है। एक वायरस आया, वायरस ने अपना न्यूक्लिक एसिड जो है इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। सपोज माना कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक है, माना कि ये न्यूक्लिक एसिड एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। अब इस यूकैरियोटिक सेल में क्या है, इस यूकैरियोटिक सेल में इसका ये न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल का अपना न्यूक्लियस है, इसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना, ठीक है, जो लगातार ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, पूरी सेल को मेंटेन करने का काम कर रहा है ना। न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए होता है, डीएनए में जीन होते हैं बेटा, है ना। जीन मतलब द पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज हैविंग ए पर्टिकुलर मैसेज, ठीक है।
अब वायरस का आरएनए सेल के अंदर आ चुका है, ठीक है, जो एबनॉर्मल आरएनए, लेकिन सेल को मालूम है कि वायरस जो है वो हमारे लिए खतरनाक है, तो सेल क्या करती है बेटा, सेल जो है वो तो तब सेल क्या करेगी, तब सेल जो है अपने लिए कोई डिफेंसिव उपाय तैयार करेगी। क्या करेगी कि डीएनए, या ध्यान से बात सुन के, देयर आर सम वायरसेस, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली सेल पर अटैक कर सकते हैं, तो सेल को रैंडमली, हमारा डीएनए रैंडमली कुछ छोटे छोटे आरएनए बनाकर, कुछ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाकर रिलीज करता रहता है, ठीक है ना। कई बार वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन में भाग लेते हैं, कई बार भाग ना लेके खुद ही डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, ठीक है। तो हुआ ये, जब ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो सेल में आया, वायरस का आरएनए था, ये वायरल आरएनए, वायरल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है ना, सेल में आया, तो उस समय हमारे डीएनए ने क्या किया, हमारे डीएनए ने एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो रिलीज किया, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो उसके मोस्ट ऑफ द सीक्वेंस जो थे वायरस के आरएनए के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री थे। कई सारे आरएनए बनते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कई सारे होते हैं बेटा, तो ये रिलीज हुआ, और क्या हुआ, सडनली हुआ ये वायरस का आरएनए है, ये वो आरएनए है जो किससे निकला है, जो हमारी जो सेल ने प्रोड्यूस किया है, तो उसके कुछ हिस्से ने जो है वो क्या किया, बेस पेयरिंग कर लिया, बाकी हिस्सा ने पूरा 100% तो कॉपी नहीं कर सकता, कुछ हिस्सा उसका जो है वो बेस पेयरिंग कर लिया। क्या हुआ, यदि हम इसको निकाल कर बाहर समझें कि ऐसे समझते हैं, ये था वायरस का आरएनए, ठीक है, और ये था हमारी यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ आरएनए के, तो इनके कुछ हिस्से जो है वो पेयर कर लिए, बाकी हिस्से पेयर नहीं किए। जैसे ही ये डबल स्ट्रैंड बना तो एक डाइसर एंजाइम आया, उसने क्या किया, उसने जो है ये डाइसर एंजाइम आया, उसने इसको काट दिया, उसने इसको जो झट से काट दिया, कट गया ये हिस्सा, कटने के बाद दोनों स्ट्रैंड ये अलग अलग हो गए। जैसे ही कटा तो वायरस का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि वायरस का डीएनए कट गया, मतलब वायरस तो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, उसका जीनोम काट दिया आपने, तो वायरस का इन्फेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन कई सारे वायरस लगातार अटैक कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब ये जो हिस्से अलग हुए टूट के, ये हिस्से जो है वो चेन रिएक्शन चालू कर देंगे। जैसे ही वायरस का आरएनए अंदर आएगा, खट से जाके जुड़ जाएंगे उसको, जैसे ही जुड़ेंगे डाइसर काट देगा, डाइसर लगातार काटता रहेगा इसको, और कोई भी जो है आरएनए जो वायरस का सेल के अंदर एंटर किया है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि जैसे ही वो अंदर इंटर करता है तो अंदर कई सारे सिंगल से छोटे छोटे आरएनए वेट कर रहे होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए उसके सीक्वेंस है, जिनका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है, वो जुड़ जाते हैं। जैसे ही जुड़ते हैं, डाइसर ने देखा डबल स्ट्रैंड आरएनए, अच्छा मैं तो काट दूंगा, काट दिया उसको। तो ये काटने की प्रोसेस लगातार चलती, जब तक कि वो सबको कुछ खत्म ना हो जाए, यहाँ पे जब तक बाहर से आरएनए का आना बंद ना हो जाए तब तक चलता रहेगा प्रोसेस, और सेल पूरे इन्फेक्शन से बची रहेगी। सेल को जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइसर तैयार बैठा हुआ है कि अच्छा अंदर आया, और अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जितने वायरस आप काटोगे उतने सीक्वेंस बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे, और सीक्वेंस बढ़ते जाएंगे तो जैसे अंदर आरएनए आएगा तो उसको जाके जुड़ने वाले प्रोबेबिलिटी जुड़ने की बढ़ जाएगी, आरएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट होगा और डाइसर काट देगा उसको, एक प्रकार का चेन रिएक्शन चालू हो गया। कब तक चलता रहेगा, जब तक बाहर से आरएनए आना बंद ना हो जाए। मतलब यह हुआ कि वो जो एमआरएनए जो वायरस का अंदर आया था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि उसको मार दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया उसको। ये था नेचुरल मैकेनिज्म आरएनए इंटरफेरेंस का, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमको देखने मिलता है, ये नेचुरल मैकेनिज्म था, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल हमने जो है हमने समझ गए बात को कि अच्छा प्रकृति में जो है वो कई बड़े अद्भुत तरीके होते हैं, तो अद्भुत मैकेनिज्म होते हैं, तो हम समझ गए कि आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा तरीका है जिस तरीके का हम इस्तेमाल जो है वो आगे चलकर अपने हित में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमको मालूम चला कि एक निमेटोडा है, वो क्या करता है, वो क्रॉप की रूट पर अटैक करता है और फसलों की जड़ें खाना शुरू करता है, और उससे फसलों की जड़ें खा लेगा तो न्यूट्रिएंट, जड़ें कम न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर पाएंगी, वाटर भी कम ले पाएंगी, जड़ें खा लेगा, प्लांट कमजोर हो जाएगा, तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। अब ये निमेटोडा सॉइल के अंदर बड़े कॉमन है के, यानी मिट्टी के अंदर कई सारे निमेटोडा होते हैं जो जड़ें खा लेते हैं प्लांट की के। तो हमने क्या किया, हमने प्लांट के अंदर एक ऐसा डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया हमने जो लगातार वो आरएनए प्रोड्यूस करता है, जो आरएनए उस निमेटोडा के, यदि निमेटोडा की सेल के अंदर पहुंच जाए तो उसके ट्रांसक्रिप्शन और के बाद जो एमआरएनए, देखो निमेटोडा है, सुनो बात करके, निमेटोडा की सेल की अपनी एक लाइफ साइकिल होगी, निमेटोडा की अपनी एक लाइफ साइकिल है। निमेटोडा फूड खा रहा है, फूड क्यों खा रहा है, वो जड़ें क्यों खा रहा है, वो उसको नॉरिशमेंट चाहिए,
ग्रो करना है उसको, इसलिए निमेटोडा जड़ें खा रहा है, उसका फूड है वो। अच्छा ठीक है, हम समझ गए बात को। तो निमेटोडा ने क्या किया, निमेटोडा ने जड़ को खाया, जड़ को खाया तो जड़ के अंदर क्या था, जड़ के अंदर जो सेल्स थी उनके पास जो है वो वाले आरएनए बन रहे थे उनके पास, जो आरएनए क्या थे, जो आरएनए निमेटोडा की सेल्स के अंदर बनने वाले कई सारे एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री थे। वो हमने ये तैयार किया, लेबोरेटरी में तैयार किया हमने उस सीक्वेंस को कि अच्छा ये सीक्वेंस रखेंगे तो ये निमेटोडा जो है वो उससे हम बचा पाएंगे क्रॉप को। अब निमेटोडा ने क्या किया, उसने खाया। और जनरली पैरासाइट जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, ऑलरेडी पचा हुआ डाइजेस्टेड फूड या डायरेक्ट सेल के सेप को ले लेते हैं, उठ के सक कर लेते हैं उसको उठ के, तो उनके बॉडी ब्लड में जो है वो एस्टिमुलेशन जो है वो तुरंत ही आता है। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने क्या किया, उसने जो है वो रूट के सेप को, जड़ों को खाया उसने, जड़ों के सेप को, रस को सक किया उसने, तो हुआ ये कि जो आरएनए रूट के अंदर सेल्स में बन रहे थे वो आरएनए जो है ब्लड में पहुंच गया, किसके, निमेटोडा के ब्लड में पहुंचे। और सेल्स ने क्या किया, सेल्स ने उन आरएनए को अपटेक कर लिया कोशिकाओं ने। जैसे सेल्स के अंदर वो आरएनए पहुंचे तो सेल के अंदर नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था निमेटोडा की सेल के अंदर, तो वो जो आरएनए बाहर से आया है, जो प्लांट को खाने के कारण आया है, और प्लांट में वो आरएनए कहां से था, हमने डाला था वो जीन, हमने ट्रांसजेनिक टेक्निक का यूज किया था। तो अब क्या हुआ, वो आरएनए जो है जैसे निमेटोडा के अंदर पहुंचा, सेल के अंदर पहुंचा, उस आरएनए ने डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो गया। निमेटोडा क्या है, यूकेरियोटिक है, डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हुआ तो काटना शुरू कर दिया डाइसर ने। तो क्या हुआ ये कि जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था निमेटोडा के अंदर, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था वो चलता रहेगा, लेकिन जो एमआरएनए बनकर बाहर निकल रहे थे वो एमआरएनए जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ट्रांसलेशन रुक जाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका जो दिया गया आरएनए था ना, उसने कई सारे एमआरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बनाया, उसने कुछ हिस्सों में जाके सीक्वेंस को बनाया, डाइसर ने काटता चला गया। तो डाइसर को नहीं मालूम है कि वो क्यों कर रहा है, उसे तो मालूम है डबल आरएनए काट देना है, काट दिया उसने। अब क्या हुआ, अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि एमआरएनए जो है वो, जो भी निमेटोडा की सेल में एमआरएनए बनकर बाहर निकलता है, बाहर जो है आपका दिया हुआ आरएनए प्रेजेंट है, वो जुड़ जाता है, डाइसर काटता है, दो सीक्वेंस टुकड़े हो गए एमआरएनए के, वो टुकड़े फिर से अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं। जब अगला एमआरएनए बाहर निकला फिर जुड़ गए जाके, वो चेन रिएक्शन चालू कर दिया आपने। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन को आपने रोक दिया, मतलब आपने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद अपने जीन का एक्सप्रेशन रोक दिया आपने, यानी ट्रांसलेशन अब नहीं हो पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा, निमेटोडा मर जाएगा, सेल के अंदर एंजाइम सिस्टम फेल कर जाएगा, क्योंकि प्रोटीन नहीं बन रहा है, प्रोटीन के बगैर सेल सर्वाइव नहीं कर सकती है, मर जाएगा निमेटोडा के। तो ये है आरएनए इंटरफेरेंस, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। चलो देखते हैं हम क्या लिखा है इसमें। देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमने कहा डीएनए है, डीएनए ने आरएनए को बनाता है के, एमआरएनए को बनाता है के, और यदि हम उस एमआरएनए को जो है किसी प्रकार से डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट कर दें, तो डबल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो नेचुरली सिस्टम होता है यूकेरियोटिक सेल में, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको डाइसर एंजाइम काट देगा उसको, ठीक है, तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. बेसिकली हम ऐसा कहते हैं कि जो आरएनए इंटरफेरेंस इट इज ए जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जीन एमआरएनए तो बनाएगा लेकिन एमआरएनए कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, एमआरएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जैसे एमआरएनए बनकर बाहर आएगा, आपका दिया हुआ आरएनए जो स्मॉल सीक्वेंस स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए होता है वो जाके जुड़ जाएगा उससे, डबल स्ट्रैंड जैसे एक भी हिस्सा यदि आरएनए का डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ, डाइसर उसको काट देगा, ठीक है, तो वो काम नहीं हो पाएगा। देखिए आप ध्यान से, ये क्या है, डीएनए, देखिए डायरेक्ट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हुआ यहाँ पे के, हमने क्या देखा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसमें एमआरएनए बना यहाँ पे के, बाहर से ये जो है वो एंटीसेंस डीएनए, मतलब ये बेसिकली ये भी क्या है, ये बाहर से दिया हुआ आरएनए, ये आरएनए है, जुड़ा इससे जाके, जुड़ने के बाद क्या हुआ, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हुआ, डाइसर इसको काट देगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस कि किस प्रकार से आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक काम करती है, क्या आरएनए इंटरफेरेंस को बताने वाले साइंटिस्ट थे एंड्रयू जेड फायर और क्रेग सी मेलो। साइंटिस्ट का नाम बेटा नोट कर लेना, एंड्रयू जेड फायर, क्रेग सी मेलो। इनको 2006 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला इनको फॉर द डिस्कवरी ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग बाय डबल स्ट्रैंड आरएनए के।
ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट के किस लिए नोबेल प्राइज मिला इनको, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बताने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, जो जीन साइलेंसिंग कैसे होता है डबल स्ट्रैंड आरएनए से इन्होंने इसको बतलाया था। ठीक है, कौन साइंटिस्ट बेटा ये, एंड्रयू जेड फायर एंड क्रेग सी मेलो। ठीक है, अब आरएनए इंटरफेरेंस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जो जैविक प्रक्रिया है क्या, in which RNA molecule inhibit gene expression और translation by neutralizing targeted mRNA molecule। क्या यानी बेसिकली हम इस मैकेनिज्म को आरएनए इंटरफेरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो एमआरएनए नेचुरली बनकर आ रहा था, ट्रांसलेशन के लिए एमआरएनए बन रहा था, उस एमआरएनए को हमने वहीं रोक दिया और जीन को हमने एक्सप्रेस नहीं होने दिया। जब जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे तो जाहिर सी बात है सेल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और हमारा पर्पस था कि हम निमेटोडा को मार सकें। ठीक है, क्या लिखा यहां पर हमने टारगेटेड एमआरएनए को जो है वो इनहिबिट कर दिया, उसको जीन को इनहिबिट करना होता है। इसके लिए हम कुछ और टर्म भी यूज करते थे एग्जाम में, कई बार बेटा अल्टरनेटिव टर्म आते हैं, को सप्रेशन भी कहते हैं इसको हम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं, PTGS इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं, और इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं क्वेलिंग, इसके लिए हम जो है वो क्वेलिंग वर्ड भी यूज करते हैं। क्या तो एंड्रयू फायर क्रेग सी मेलो को 2006 में नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, क्या आरएनए इंटरफेरेंस पे काम करने के लिए, और इन्होंने ये काम किया था किस पर, इन्होंने जिस निमेटोडा पर ये काम किया उसका नाम था सिनोरैबिडिस एलिगेंस। क्या तो सिनोरैबिडिस एलिगेंस वो निमेटोडा था जिस पर क्रेग सी मेलो और एंड्रयू फायर ने काम किया था, और आरएनए इंटरफेरेंस को उन्होंने फर्स्ट टाइम बतलाया था। ठीक है ना, क्लियर। देखिए, since the discovery of RNA interference and its regulatory potential, it has become evident that RNA has immense potential to suppression of desired gene। के अब हमने क्या किया, RNA इंटरफेरेंस से हमको ये चीज मालूम चल गई कि अच्छा हमारे पास तो ये तरीका भी है कि यदि हम जीन को ट्रांसक्रिप्शन करने से नहीं रोक सकते हैं, यदि हम जीन के लेवल पर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, जीन को ट्रांसक्रिप्शन करने से नहीं रोक सकते हैं, तो जो एमआरएनए बाहर निकल कर आ रहा है ना, उसको हम टारगेट कर लें। हमने क्या किया, हमने जो है वो देखो ऐसी वाली बात है कि जो है वो हम चाहते हैं ये है कि बॉस जो डीएनए मॉलिक्यूल, बॉस मॉलिक्यूल बोलता है अपने सेक्रेटरी से कि बाहर जाओ और जाकर ये वाला प्रोटीन बनवाना। के सेक्रेटरी बोलता है जी सर। के सेक्रेटरी कौन है, एमआरएनए। एमआरएनए ने डीएनए की बात सुनी, डीएनए बॉस है, बॉस ने कहा सुनो एमआरएनए, तुम हमारे सीक्वेंस को कॉपी करो, बाहर जाकर ये वाला प्रोटीन बनवाना है क्योंकि ये प्रोटीन हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। के अब क्या किया, जैसे बॉस ने अपनी कहानी लिखवा दी, एमआरएनए ने सीक्वेंस को ले लिया, एमआरएनए बाहर निकला, बाहर जो है वो दो गुंडे खड़े हुए, ठीक है, बदमाश खड़े हुए, उन्होंने सेक्रेटरी को पकड़कर मार दिया। सेक्रेटरी अपनी बात बता ही नहीं पाया, वो बता ही नहीं पाया कि जो है बॉस ने कहा था ये वाला प्रोटीन बनना है। अब बाहर जो प्रोटीन बनाने वाली मशीन राइबोसोम में वो इंतजार कर रही है कि कभी कोई आएगा, प्रोटीन बनाएंगे हम। ठीक है, अब वो आरएनए पहुंचे ही नहीं वहां पे क्योंकि दो गुंडे थे वहां पे, और वो गुंडे कौन थे, वो थे आरएनए इंटरफेरेंस वाले गुंडे थे, वो थे siMRNA miMRNA के। ठीक है, इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है, वो क्या माइक्रो इंटरफेरिंग आरएनए, वो वहां पर जो है वो उन्होंने क्या किया, जैसे ही बाहर निकला डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया, डाइसर ने काट दिया, उसने कहा अच्छा ये ऐसा है, काट दिया। तो पूरा प्रोसेस जो है वो गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया, क्योंकि जीन तो कह रहा है कि यार मैं तो एमआरएनए बना के बाहर छोड़ रहा हूं, पर बाहर क्या हो रहा है ये, क्योंकि बाहर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग, ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है लेकिन जीन को बाहर साइलेंट कर दिया। उसको बोल रहे हैं कि भाई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, हमने ट्रांसलेशन को रोक दिया, काम ही खत्म हो गया। अब जीन का एक्सप्रेशन कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, जीन साइलेंसिंग कहते हैं इसलिए इसको। ठीक है, क्लियर। अब सुनो, वो जो दो गुंडे जो बाहर थे ना बदमाश के, वो बदमाश कौन थे जिन्होंने जो है आरएनए इंटरफेरेंस किया, वो थे देयर आर टू स्मॉल राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं माइक्रो आरएनए miRNA, दूसरे होते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए siRNA के। तो नाम याद रखना है इनके, miRNA माइक्रो आरएनए बोलते हैं या माइक्रो इंटरफेरिंग आरएनए बोलते हैं, दूसरे होते हैं siRNA स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए कहते हैं इनको हम। के ये दो वो गुंडे थे जो वो लोग थे जिन्होंने एमआरएनए को बाहर के बाहर पकड़ लिया, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कन्वर्ट किया डाइसर ने काट दिया। एंड दीज मॉलिक्यूल miRNA और siRNA आर द सेंट्रल मॉलिक्यूल फॉर द आरएनए इंटरफेरेंस। ये आरएनए इंटरफेरेंस के सबसे बड़े जो है वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल में से एक है। क्लियर, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है पर मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी में जैसे लिखा है वो पढ़ाएंगे तो कोई मतलब का समझ में नहीं आएगी बात आपको, समझाने के लिए मैं सब चीजें बतला रहा हूं बेटा आपको, है ना। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा ना आप लोग, पक्का।
चलो, RNA is the direct product of genes. The RNA is the direct product of genes, and these small RNA can direct enzyme complexes to degrade mRNA. क्या देखो, हमें मालूम है आरएनए सीधा जीन से बनकर आता है के, और ये स्मॉल आरएनए जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स को डायरेक्ट करते हैं जिससे कि वो एमआरएनए को डिग्रेड कर दे, तोड़ दे उसको उठ के, और इसलिए एमआरएनए की एक्टिविटी को रोक देते हैं ये, और हम इसीलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग कहते हैं। मतलब ये है कि ये एमआरएनए बनकर बाहर निकल रहा है, इस एमआरएनए के अपने कुछ सीक्वेंस होंगे क्या, और जो स्मॉल आरएनए होते हैं, स्मॉल आरएनए होते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए होते हैं या एमआईआरएनए होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वे इससे आके जुड़ जाते हैं। जैसे ही जुड़ा, इससे आके जुड़ा, ये जुड़ गया के, ठीक है, जुड़ा, डाइसर आया, डाइसर ने इसको जो है वो काट दिया, यहां जैसे डबल, ये हिस्सा डबल स्टैंड हो गया, ये हिस्सा डबल स्टैंड हो गया, डाइसर ने काट दिया, कट लगा दिया, यहां पे डाइसर ने क्या किया, डाइसर ने इनको काट दिया, कट कर दिया, कट कर दिया, जैसे कट किया उसने, आरएनए के हिस्सों में टूट गया। तो क्या ऐसा एमआरएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि ये कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया, ठीक है, डबल स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया। डाइसर नेचुरल सिस्टम पे काम करता है, जैसे ही डबल स्टैंड आरएनए देखेगा काट देगा उसको वो, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन में, एनिमेशन को ध्यान से देखिएगा आपके, क्या आप देख रहे हैं एनिमेशन में कि जैसे डबल आरएनए बनेगा उसको डाइसर काट देगा के। और इंटरेस्टिंग बात ये कि काटने के बाद दोनों स्ट्रैंड देखिए, जैसे डबल आरएनए बना, डाइसर ने उसको काट दिया, जैसे डबल स्ट्रैंड आरएनए सेल के अंदर बना, डाइसर काट देगा। और काटने के बाद इंटरेस्टिंग बात है कि दो जो छोटे छोटे, अब कई उस डबल स्ट्रैंड आरएनए के कई टुकड़े हो जाएंगे, और वो टुकड़े अपने आप को अलग अलग कर लेंगे, वो टुकड़े फिर से अलग अलग हो जाएंगे, और फिर वो अगले आरएनए एमआरएनए जाके जुड़ जाएंगे। तो एक प्रकार से जो है वो चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा। मतलब एक बार जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस चालू हुआ तो फिर जीन को एक्सप्रेस कभी कर ही नहीं सकता अपने आप को, वो ठीक है, चालू हो जाएगा प्रोसेस पूरा, ठीक है। क्या लिखा? The RNA interference pathway is found in many eukaryotes, कई यूकैरियोट्स में देखने मिलती है हमको, इसमें इंक्लूडिंग एनिमल्स, एंड इज इनिशिएटेड बाय द एंजाइम डाइसर। ये एंजाइम डाइसर से इनिशिएट होती है बेटा, एंजाइम का नाम याद रखिएगा, विच क्लीव लॉन्ग डबल स्ट्रैंड आरएनए, जो लंबे डबल स्ट्रैंड आरएनए को क्लीव करता है, काट देता है उसको वोट के, और ऐसे कई सारे शॉर्ट डबल स्ट्रैंड आरएनए फ्रेगमेंट को बनाता है, जो लगभग 21 न्यूक्लियोटाइड के आसपास होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि इससे क्या होता है, इससे क्या किया डाइसर ने, एक लंबा एमआरएनए बना, एक लंबा डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया था, डाइसर ने इसको काट दिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट तैयार कर दिए, वो फ्रेगमेंट अलग होंगे, तो कुल मिलाकर जो है अब क्या हुआ, अब ऐसे कई सारे सिंगल स्ट्रैंड छोटे छोटे फ्रेगमेंट आरएनए के प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर, कि जैसे ही एमआरएनए आएगा तो कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाएंगे, वो जहां सीक्वेंस उनको मिलेगा वहां जाके जुड़ जाएंगे, जैसे जुड़ेंगे फिर डाइसर काट देगा, तो नंबर बढ़ता चला जाएगा इनका अंदर। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूं? समझने की कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए जो बतला रहा हूं आपको मैं, ठीक है। Each small interfering RNA is unbound into, देखा आप क्या बोला मैं आपसे कहा ना कि अलग अलग हो जाएगा के, हर एक ऐसा आरएनए जो है वो दो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में अलग अलग हो जाएगा। एक को बोलेंगे पैसेंजर स्ट्रैंड बोलेंगे, एक को गाइड स्ट्रैंड बोलेंगे। हमके पैसेंजर स्ट्रैंड जो है वो खत्म हो जाता है, लंबा समय तक नहीं बचता, लेकिन गाइड स्ट्रैंड जो है वो अगले आरएनए में जो है कुछ से जुड़ने के लिए एक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बन जाता है। गाइड स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जो इंतजार कर रहा है कि एक आध एमआरएनए और आने दो, उसको भी पटक दूंगा मैं, ठीक है, उसे भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा के। और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं RISC कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम जो है वो RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? RISC। याद रखिए, ये सब नीट में पूछा जाता है बेटा, कि ये बाउंसर क्वेश्चन में से एक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर के। RISC के RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के क्या हुआ, देखो पूरा मैकेनिज्म रिकॉल करते हैं हम। मैंने आपसे कहा कि एक mRNA जिसको हम साइलेंट करना चाहते हैं वो मीडियम में आया, आपने जो आरएनए इंटरफेरेंस के लिए आरएनए प्रोवाइड किया था वो आरएनए मीडियम में आ चुका है। अब आरएनए इंटरफेरेंस वाला आरएनए और वो एमआरएनए दोनों आपस में जुड़े, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया। डाइसर ने काटा, कई सारे फ्रेगमेंट में डाइसर ने काट दिया उसको, छोटे छोटे डबल स्ट्रैंड से फ्रेगमेंट बन गए। siRNA बोला, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बोला हमने, और ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए अलग अलग हो गए, उसके जो डबल स्ट्रैंड थे वो अलग अलग हो गए। अब एक बन गया पैसेंजर स्ट्रैंड, एक बन गया गाइड स्ट्रैंड। पैसेंजर स्ट्रैंड जो है खत्म हो गया, गाइड स्ट्रैंड जो है वो उसने एक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बना। उसने कहा कि देखो मैं अपने आप को मजबूत कर रहा हूं, अब कोई भी एमआरएनए आएगा मैं जाके जुड़ूंगा काट दूंगा के। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाया? वो कहलाया आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का इसको हमने के। अब क्या होता है? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स या RISC इज ए मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है ये बेटा 2019 के लिए इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है। एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो स्पेसिफिकली राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं ये, विच इनकॉर्पोरेट वन स्ट्रैंड ऑफ एसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फ्रेगमेंट, इसमें कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फ्रेगमेंट का एक हिस्सा होता है, उसके अंदर एक स्ट्रैंड उसके अंदर होता है बेटा के, और ये एमआई आरएनए हो सकते हैं या एसआई आरएनए का गाइड स्ट्रैंड हो सकता है, ठीक है ना। और ये सिंगल स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट के समान काम करता है, सांचे के समान काम करता है। जैसे ही कोई एक एमआरएनए दिखाई पड़ता है तो उस एमआरएनए को पूरा चेक करता है, जहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा वहां जाके वो जुड़ जाएगा उससे। जैसे ही जुड़ेगा डाइसर काम करना शुरू कर देगा। भाई डाइसर को तो डबल स्ट्रैंड आरएनए दिखना चाहिए, बस उससे मतलब है, उसको काट देगा उसको, ठीक है। वंस फाउंड वन ऑफ द प्रोटीन इन आरआईएससी इज, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं अर्गोनॉट के, अर्गोनॉट कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एम्स एंड जिपमर, याद रखना बेटा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हायर लेवल पे बतला रहा हूं चीजों को ताकि समझ में आए हमको बातें, ठीक है। तो हमने क्या बोला, वंस एक बार जैसे ही आरआईएससी बनता है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर हमको एक प्रोटीन मिलता है जिसको हम अर्गोनॉट कहते हैं। ये एमआरएनए को एक्टिवेट करता है और क्लीव करता है। ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है। अर्गोनॉट जो है वो बड़ा एक्टिव प्रोटीन है, वो कॉम्प्लेक्स में एक का हिस्सा बनने के बाद, देखो एसआईआरएनए और एमआईआरएनए का काम है सीक्वेंस को पहचान के जुड़ जाना, ठीक है। और जुड़ने का के समय उसको काटने में हेल्प करना, उसको संभाल कर रखना सीक्वेंस को, सारा काम करता है अर्गोनॉट काम करता है, ठीक है। और क्या होता है, ये अर्गोनॉट एक्टिवेट्स एंड क्लीव द एमआरएनए, ये एमआरएनए को एक्टिवेट करके क्लीव करता है, काट देता है उसको उठ के। इस प्रोसेस को हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं और ये कई यूकेरियोट में हमको देखने मिलती है। बेसिकली जीन साइलेंसिंग की प्रोसेस हमारी सेल्स के अंदर नेचुरली भी देखने मिलती है और ये एक तरह का डिफेंस होता है वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए। प्रकृति ने एक वरदान दिया था हमको और हमने उसको खोज निकाला कि काम कैसे करता है और आज हम उसको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली जो जीन साइलेंसिंग का की प्रोसेस है वो वायरस इन्फेक्शन से बचाने के लिए था सेल को, ठीक है। द मोस्ट वेल स्टडीड outcome of post-transcriptional gene silencing which occur when the guide strand pair with the complementary sequence in messenger RNA molecule and induce cleavage by Argonaut, the catalytic component of RISC का याद रखिए। अर्गोनॉट जो है वो बेसिकली ये आरआईएससी का कैटालिटिक कंपोनेंट होता है जो फटाफट एमआरएनए को पहचान कर जुड़कर उसको काटने में रोल प्ले करता है, ठीक है। डाइसर अर्गोनॉट, ऐसा मानते हैं कि डाइसर इज ए वन ऑफ डाइसर का ही एक कंपोनेंट जो है वो अर्गोनॉट है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला, अभी हमने कहा ये कि असल में होता क्या है बेटा कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग में जो गाइड स्ट्रैंड है, अब गाइड स्ट्रैंड कहां से आया, ये याद है आपको, मैंने कहा था एक लंबा डबल स्ट्रैंड आरएनए बना, डाइसर ने काट दिया, छोटे छोटे ऐसे आरएनए बन गए, दोनों स्ट्रैंड उसके अलग अलग हो गए, एक पैसेंजर स्ट्रैंड खत्म हो गया, गाइड स्ट्रैंड जो है आरआईएससी का पार्ट बन गया। आरआईएससी क्या है बेटा, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, उसका हिस्सा बन गया। और उसमें जो छोटा सा फ्रेगमेंट था जो गाइड स्ट्रैंड था वो एमआरएनए को पहचानने में रोल प्ले करता है, कॉम्प्लीमेंट्री ज्वाइनिंग में रोल प्ले करता है। अर्गोनॉट जो है उस एमआरएनए के पास को लेके आता है, वो पहचान के वो जुड़ेगा वैसे ही एक्टिवेट होकर वो काट देगा उसको, ठीक है। लगातार एक बार ये प्रोसेस शुरू होती है, लगातार जो है चेन रिएक्शन के समान जो है वो काम करती है। तो एक सिंगल आरएनए, जैसे ही सिंगल आरएनए जीन साइलेंसिंग शुरू करता है तो आरएनए के फ्रेगमेंट सेल के अंदर बढ़ने लगते हैं और प्रोसेस और फास्ट होती चली जाती है। क्या मतलब, ये प्रोसेस ऑटो मोड पर चली जाती है और लगातार प्रोसेस जो है वो और फास्ट होने लगती है। क्या एंड जीन साइलेंसिंग में शुरू में हमको धीमे धीमे दिखाई पड़ेगा काम होता है, लेकिन बाद में काम होगी, जितनी बार प्रोसेस जितनी बार आरएनए कटेगा उतनी बार नए नए फ्रेगमेंट बनेंगे और वो फ्रेगमेंट जीन साइलेंसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या डाइसर क्या है, डाइसर इज ए आरएनएएस, डाइसर एक आरएनएएस है जो आरएनए को काटता है, आरएनएएस थर्ड एंडोन्यूक्लियोटाइड के, वेरी आईएमपी। क्या डाइसर एक प्रकार का आरएनए को काटने वाला एंजाइम आरएनएएस कहलाता है, डीएनए को काटने वाला एंजाइम डीएनएएस कहलाता है। तो डाइसर एक आरएनएएस है जिसको हम बोलते हैं आरएनएएस थर्ड एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, जो कि डबल स्ट्रैंड आरएनए फ्रेगमेंट को जो है वो काट सकता है और ये जो सीधा आरएनए इंटरफेरेंस में ये रोल प्ले करता है। जबकि जो है वो अर्गोनॉट 2 जो है वो भी डाइसर के समान ही काम करता है और ये भी एक आरएनएएस होता है और ये बेसिकली आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का जो है वो कैटालिटिक सेंटर होता है, ठीक है। याद रखना, मतलब डाइसर और अर्गोनॉट काम एक ही करते हैं। डाइसर इंडिपेंडेंटली काम करता है, अर्गोनॉट एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके काम करता है। तो अर्गोनॉट 2 जो है वो भी आरएनएएस है, डाइसर भी आरएनएएस है, ठीक है। डाइसर जो है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए को जो है वो इंडिपेंडेंटली काट सकता है, डायरेक्ट काट लेता है, जबकि जो है वो अर्गोनॉट 2 जो है वो आरआईएससी आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होता है और उससे मिलकर वो गाइड स्ट्रैंड की हेल्प से पहचानेगा सीक्वेंस को और काट देगा उसके बाद, ठीक है।
देखिए ना, तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो दो प्रकार से जो है वो ऑपरेट होती है। देखिए अब इंटरेस्टिंग बात है कि हम दो तरीके होते हैं, सुनना डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना और मेरी बात को सुनिए पहले के। दो पॉसिबल तरीके हैं। नंबर एक है कि नेमेटोडा के हमने जो है प्लांट के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस किया, ध्यान से बात, प्लांट के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस किया और ऐसे आरएनए बने जो आरएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए के रूप में जो है वो नेमेटोडा की बॉडी में इंटर कर गए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, इनकमिंग आरएनए के प्रोसेसिंग ऑफ इनकमिंग आरएनए। तो एक डबल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो सेल के अंदर इंटर किया, जैसे सेल के अंदर इंटर किया तो डाइसर ने उसको जो है वो कई हिस्सों में काट दिया, तो अब स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बन गए और ऐसे कई सारे स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बने जो अलग अलग सीक्वेंस के थे और उन सब ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया। उस कॉम्प्लेक्स को हमने RISC कहा, उसको हमने RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कहा। अब जो सेल है वो सेल अपना नॉर्मल mRNA बना रही है, जैसे ही नॉर्मल mRNA बन के बाहर निकला तो जो है RISC ने उसमें किसी सीक्वेंस को पहचाना और देखो पूरा नहीं पहचान पाएगा, कोई एक सीक्वेंस पहचानेगा, जहां पहचानेगा वहां पर डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा, आर्गोनोट उसको काट देगा, कट गया। अब देखो आप इस सेल की क्या किया, आपने बाहर से ये इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने उससे ये बन गया कि और बाद में फाइनली उसने जीन को साइलेंट कर दिया, ऐसा हुआ। ठीक है, या तरीका ये है कि आपने क्या किया, आपने सेल के अंदर जो है वो एक सेल के अंदर आपने क्या किया, आपने सेल के अंदर जो है वो कुछ ऐसे ने हम कहते ऐसा मानते हैं कि कई बार ऐसा होता है सेल के अंदर जो है वो हम कहते हैं हमने जो है वो कुछ ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने जो जीन जो है सीधा जो है वो प्री mRNA बनाते हैं, क्या वो ऐसा आरएनए बनता है जो आगे से मीडियम में आने के बाद वो डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है। एक ही आरएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंड ही आरएनए मॉलिक्यूल है, ये सिंगल स्ट्रैंड ही आरएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन वो इस प्रकार से आप उसको डिजाइन करते हो कि जैसे वो साइटोप्लाज्म में आएगा, आने के बाद वो ऐसा डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, ठीक, कन्वर्ट जैसे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ, डाइसर ने काट दिया, उसको काट दिया तो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बन गए, वही काम शुरू हो गया। ठीक है, ऐसा भी होता है, परंतु ये तरीका जो है वो जनरली एक जीन को इंट्रोड्यूस करना डायरेक्ट, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव और कम्बरसम तरीका होता है, तो इसकी बजाय पहले वाला तरीका साइंटिस्ट अधिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इतना सब कुछ जानने के बाद कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है इस बारे में। ठीक है, चलो एनसीईआरटी की लाइनों को समझते हैं हम, क्या एनसीईआरटी में लिखा और बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है। सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, कई सारे निमेटोडा कई सारे एनिमल्स और प्लांट पर अटैक करते हैं, ह्यूमन बीइंग पर भी अटैक करते हैं। ठीक है, एक निमेटोडा जिसका नाम है मेलिंडोगाइन इनकॉग्निटा के, मेलिंडोगाइन इनकॉग्निटा जो है वो टोबैको प्लांट की रूट को अफेक्ट करता है और प्रोडक्शन को कई गुना घटा देता है। टोबैको प्लांट की रूट को अफेक्ट करता है। टोबैको क्या है, टोबैको एक बड़ी एक्सपेंसिव क्रॉप होती है, तंबाकू की पत्ती बड़ी महंगी बिकती है, तंबाकू जो एक बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है, तो जैसे जड़ों को खाना शुरू करता है तो तंबाकू का प्लांट ग्रो नहीं कर पाता, पत्तियां कम लगती है, तो इकोनॉमिक लॉस होता है। 50% से अधिक क्रॉप का जो है वो इनडायरेक्टली लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ए नॉवल स्ट्रेटजी was adopted to prevent this infestation which was based on the process of RNA interference। अब इससे निपटने के लिए एक तरीका अपनाया गया जिसको हम आज RNA इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, RNA इंटरफेरेंस मेथड का इस्तेमाल किया इस प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ताकि मेलिंडोगाइन इनकॉग्निटा जो है वो टोबैको प्लांट की रूट को जो है वो अटैक ना कर सके। ठीक है, क्या किया इसमें, RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक, देखो मैंने कहा ना सभी यूकेरियोटिक सेल में नेचुरली पाया जाता है, इज ए मेथड ऑफ द सेलुलर डिफेंस, कोशिका के बचाव का एक तरीका होता है अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। अरे देखो बेटा, आपको याद है बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों मिलता है, वो वायरस के इन्फेक्शन से बचने का तरीका होता है, याद है ना। ठीक है, तो वैसे यूकेरियोटिक सेल के अंदर हमको ऐसे RNA इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म देखने मिलता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA, इस मेथड में इसकी मदद से हम स्पेसिफिक विशिष्ट mRNA को हम साइलेंट कर सकते हैं, हम बंद कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं हम, ड्यू टू ए कॉम्प्लीमेंट्री डबल RNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA के। ऐसा हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमारे पास एक डबल स्ट्रैंड RNA मॉलिक्यूल होगा जिसको जो है डाइसर काट देगा, काटने पे कई सारे सिंगल स्ट्रैंड छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे, वो आपके mRNA पे जाके जुड़ जाएंगे और mRNA में जैसे जुड़ेंगे तो mRNA को जो है डाइसर काट देगा, जीन साइलेंट हो गया, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इस एक लाइन में जो मैंने आपसे कहा ना, वो पूरी प्रोसेस इस एक लाइन के अंदर छिपी हुई है। क्या लिखा है, इस मेथड में
साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, विशिष्ट एमआरएनए का साइलेंसिंग करते हैं हम, ठीक है। साइलेंसिंग का मतलब है कि आप ट्रांसलेशन को रोक रहे हैं, आप जीन के एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मतलब जीन को ट्रांसलेट नहीं होने दे रहे हैं आप, एमआरएनए को आप काम नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल क्या मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल जब बनेगा तब उससे डाइसर काटेगा तो कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल बनेंगे और वो स्मॉल मॉलिक्यूल में से कोई ना कोई सेगमेंट एमआरएनए को पहचान लेगा, जुड़ जाएगा, वहां जाके जुड़ेगा और जो है वहां पे डाइसर एक्ट करेगा, उसको भी काट देगा, ठीक है। The source of this complementary RNA could be from an infection by virus having RNA genome और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजन दैट रेप्लिकेट बाय आरएनए इंटरमीडिएट का। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस आएगा कहां से? या तो कई बार ये वायरस के इन्फेक्शन के चलते आता है कि एक आरएनए सीक्वेंस अंदर आ गया, आया तो आप जुड़ गया वो, तो उसको आरएनए इंटरफेरेंस की तरफ से काट दिया उसको क्या, या कई जीन ऐसे होते हैं, याद रखिएगा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स या ट्रांसपोजन जो होते हैं उनको खोया था बारबरा मैक्लिंटॉक के। इनको हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, इनके लिए हम जंपिंग जीन्स वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। खोजने वाली साइंटिस्ट थी बारबरा मैक्लिंटॉक। बारबरा मैक्लिंटॉक ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। मैं ठीक से स्पेलिंग लिखता हूं ताकि आप लिख सके इसको, बारबरा बारबरा मैक्लिंटॉक के। तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था मक्का के अंदर, मेज के अंदर। कहां पर बेटा? मेज में, कि मक्का में उन्होंने इसको जंपिंग जीन को उन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद जंपिंग जीन को ड्रोसोफिला के अंदर कई अलग अलग जगह पर देखने में लटके। तो जंपिंग जीन वो होते हैं जिनका कोई क्रोमोसोम पे कोई स्पेसिफिक लोकस नहीं होता, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, दे कैन चेंज देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम पर अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इसलिए इनको जंपिंग जीन बोलते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहते हैं या ट्रांसपोजन्स कहते हैं, इनको ट्रांसपोजन भी कहते हैं। और ये कई बार ऐसे आरएनए बनाते हैं जो आरएनए इंटरफेरेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, कि हमने क्या किया, हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का इस्तेमाल किया। निमेटोडा स्पेसिफिक जीन वेर इंट्रोड्यूस इन दी होस्ट प्लांट, हमने क्या किया, टोबैको प्लांट, होस्ट प्लांट क्या था, टोबैको प्लांट था यहाँ पर के, हमने होस्ट प्लांट के अंदर जो है वो निमेटोडा के को टारगेट करते हुए, निमेटोडा के ट्रांसक्रिलेशन को रोकने के लिए हमने टारगेट करते हुए कुछ जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने क्या किया, हमने एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल किया। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हमने वो जीन डाल दिए जो जीन जो है हम निमेटोडा के आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को बना सकें। निमेटोडा का एमआरएनए होगा जो स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए काम करेगा, तो निमेटोडा के जो एमआरएनए बनेंगे उनसे उनके सीक्वेंस को मैच करते हुए हमने एमआरएनए बनाने, उनके सीक्वेंस को मैच करते हुए आरएनए को बनाने वाले जीन को हमने एग्रोबैक्टीरियम में डाला। ऐसा एग्रोबैक्टीरियम जब प्लांट पर अटैक करेगा तो अपना जीनोम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा। अब क्या हुआ कि एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, वो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है, मालूम है हमको, वो अपने जीनोम को अंदर डालेगा और वो मेन जीनोम का हिस्सा बन जाएगा। तो अब आपने क्या किया, आपने जो है वो एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से आपने क्या किया, आपने जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, आपने एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से आपने जो है ऐसा जीन जो एक पर्टिकुलर टाइप का आरएनए प्रोड्यूस करेगा जो निमेटोडा के स्पेसिफिक जीन वाले एमआरएनए को टारगेट करेगा, डाल दिया आपने, ठीक है। The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in host cell के, इस प्रकार से इसको बनाया, इंट्रोड्यूस किया हमने कि ये ऐसे आरएनए को प्रोड्यूस करेगा ये जिसका सेंस और एंटीसेंस स्ट्रैंड दोनों, मतलब ये है कि बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक स्ट्रैंड से ही एमआरएनए बनता है, याद है आपको, पढ़ा है हमने के, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है, तो हमें मालूम है नॉर्मली जो है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए के एक स्ट्रैंड से ही आरएनए बनता है, लेकिन यहां पर हमने इस प्रकार का डीएनए इंट्रोड्यूस किया है जो हमको दोनों, जिसका एक सीक्वेंस एक तरह का आरएनए बनाएगा और दूसरा सीक्वेंस उसी आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएगा, ठीक है। इसको हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इससे दो आरएनए बनेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो इसलिए वो डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यही आरएनए इंटरफेरेंस को इनिशिएट कर सकता है, क्या, द साइलेंस स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द निमेटोडा, और निमेटोडा के स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंट कर सकता है। अब आप बोलोगे सर होस्ट सेल, जिस प्लांट सेल के अंदर आपने ये दोनों जीन आपने डीएनए को डाला है, ये आपने कौन सा एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से आपने होस्ट सेल के अंदर उस डीएनए को डाला है जो सेंस और एंटीसेंस स्ट्रैंड आरएनए का आरएनए के कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड बना रहा है, तो सेल के अंदर भी डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। हाँ बनेगा बेटा, बिल्कुल बनेगा, डाइसर तो वहां भी काट देगा, हाँ काटेगा, तो फिर क्या होगा, तो चूंकि आपने क्या किया, आपने ऐसे जीन टारगेट किए निमेटोडा के जो होस्ट सेल के अंदर नहीं थे वो जीन, क्या,
चूंकि निमेटोडा अलग है, प्लांट अलग है, तो प्लांट का जो एमआरएनए बन रहा है उसका निमेटोडा के एमआरएनए से कोई संबंध नहीं है। तो वो जनरली क्या होगा, जनरली जो आपने सीक्वेंस बनाए हैं वो कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे, तो वो आरएनए इंटरफेरेंस होस्ट सेल को अफेक्ट नहीं करेगा, उसके होस्ट सेल पर उसका असर नहीं पड़ेगा, ना के बराबर। एक आध एमआरएनए नॉर्मल टाइप का हो तो कभी क्लीव हो गया तो हो गया, अदरवाइज नॉर्मली वो होस्ट सेल को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, अब हुआ ये, द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ए ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। लेकिन जब होस्ट इस प्लांट को खाएगा, होस्ट ने सॉरी जब जब जो है वो निमेटोडा, उल्टा बोल दिया मैंने, जब निमेटोडा होस्ट प्लांट को खाएगा तो क्या करेगा वो, चूंकि पैरासाइट है, सक करेगा उसका फूड, वो सक करेगा और सक करने उसके फूड को एसिमुलेट कर लेगा अपनी बॉडी के अंदर। एसिमुलेट किया बॉडी के अंदर, क्योंकि लंबा डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है इसमें, के सक किया उसने, और चूंकि फूड ऑलरेडी जो है वो इस फॉर्म में होता है कि बॉडी सीधा उसको एसिमुलेट कर लेती है, तो जो आरएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए होस्ट सेल के अंदर बन रहे थे वो निमेटोडा की सेल के अंदर पहुंच जाएंगे, वहां जाके डाइसर काट देगा उसको। जैसे ही डाइसर को काटेगा, अब यहां पर काम शुरू हो चुका, क्योंकि ये जो आरएनए थे वो निमेटोडा के स्पेसिफिक जीन को टारगेट कर रहे थे। वो जैसे एमआरएनए बन के आया तो कई सारी जगह पर उसको पहचान लिया एमआरएनए को और तुरंत जुड़ गए और डाइसर ने काट दिया। अब निमेटोडा के लिए मुसीबत हो गई है, क्योंकि उसके जो जीन थे वो जीन एक्सप्रेस कर रहे थे अपने आप को, और उसके एमआरएनए को टारगेट करने वाला डबल स्ट्रैंड आरएनए अंदर ऑलरेडी अंदर आ चुका है, और उसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है। एक बार वो कटा, कई सारे टुकड़े बनते चले जाएंगे लगातार, जीन साइलेंट हो गया। तो इस प्रकार पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी होस्ट पर वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। थोड़ा सा फूड लेगा, उसके बाद उसके अंदर बॉडी के अंदर इतने परिवर्तन होने लगेंगे जैसे कि उसने जहर खा लिया हो, मर जाएगा उसके। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। अब ट्रांसजेनिक प्लांट पर जो है वो निमेटोडा ग्रो नहीं कर पाएगा, यानी उसने थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश की, फूड को अंदर लिया उसने, अब निमेटोडा खुद ही मर गया है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है, मैंने आपसे कहा ना कि हाउ द निमेटोडा टेक आरएनए फ्रॉम फॉर आरएनए इंटरफेरेंस। दिस आरएनए मॉलिक्यूल मस्ट देन बिकम अवेलेबल इन द निमेटोडा एंड बी कैपेबल ऑफ इंजेक्शन बाय इट्स फीडिंग ट्यूब। इफ दिस रिक्वायरमेंट कैन बी मीट, crop resistance could be achieved by the plant delivering double RNA that target a nematoda gene and induce a lethal or highly damaging RNA interference effect on the parasite। मैंने कहा ना, जैसे ही निमेटोडा ऐसे होस्ट प्लांट के फूड को खाएगा, ऐसे होस्ट प्लांट को खाएगा जिसके अंदर ऑलरेडी उस निमेटोडा को टारगेट करने वाले जीन डाले गए हैं, और ऐसे जीन डाले गए हैं जिनसे कि ऐसा आरएनए बनेगा जो 2 डबल स्ट्रैंड आरएनए को प्रोड्यूस करेगा, और वो आरएनए यदि वो निमेटोडा की बॉडी में चला गया तो जैसे ही वो डाइसर उसे काटेगा, वहाँ पे काटने के साथ ही वो चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा, निमेटोडा के एमआरएनए काम करना बंद कर देंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे वो जुड़ जाएगा, उससे काट देगा उसको के। लेकिन होस्ट सेल में ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि होस्ट सेल के जीन का और वो डाले गए सीक्वेंस का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये बात समझ गए कि आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक ऐसी टेक्निक थी जिसमें कि हमने क्या किया, हमने जो है वो एक नेचुरल मैकेनिज्म को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने, और हमने देखो नॉर्मली क्या था, ये वायरस से प्रोटेक्शन के लिए एक यूकैरियोटिक सेल का मैकेनिज्म था, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है वो अपना दुश्मन मालूम किया और उस मिसाइल को टारगेट कर दिया उसके लिए। हमें मालूम था कि निमेटोडा हमको डैमेज कर रहा है, हमारी क्रॉप को डैमेज कर रहा है, तो हमने क्रॉप के अंदर वो जीन डाल दिए जो निमेटोडा के एमआरएनए को टारगेट करने वाला आरएनए बनाने वाले हैं, और वही आरएनए जो अंदर जब निमेटोडा की बॉडी में पहुंचेगा और डबल स्ट्रैंड आरएनए के रूप में अंदर इंटर करेगा, कटेगा, कटने के साथ ही वो आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस को चालू कर देगा। ठीक है ना, सिंपल सा है। इमेजिन कीजिए इस पूरी बात करके, यानी ये पूरी प्रोसेस जो है बेटा इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कि यानी पूरा खेल इस बात का है कि एक है डाइसर की दुश्मनी है डबल स्ट्रैंड आरएनए से, जहां दिखेगा डबल स्ट्रैंड आरएनए काट देगा उसको, डाइसर काटने तैयार बैठा हुआ है। अब डबल स्ट्रैंड आरएनए बने कैसे, आए कैसे, तो पहली बार तो निमेटोडा के अंदर हमने आर्टिफिशियली इंटर कर दिया, हमने उसने फूड खाया, फूड खाने के कारण आरएनए उसके अंदर गया और सेल के अंदर इंजेस्ट हो गया। वो जैसे सेल के अंदर गया, काटने के साथ ही, अब चूंकि वो खतरनाक क्यों था, क्योंकि जो है उसके सीक्वेंस हमने तैयार किए थे टारगेट करते हुए निमेटोडा को, इसलिए वो खतरनाक था, है ना। दिस इज ऑल अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस। तो यहां पर हम आरएनए इंटरफेरेंस, आज हम केवल इस पर ही बात करेंगे और इस पर ही आप सोचना, और आप एनसीईआरटी में दिए गए प्रकार को बड़े ध्यान से पढ़ना बैठ के। तो ये ही है आरएनए इंटरफेरेंस, वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन समझने का है, पूरी प्रोसेस को बड़े ध्यान समझिए कि हो क्या रहा है इसमें और क्या मैकेनिज्म हमने शुरू किया। अभी भी कोई दिक्कत, आपको डाउट है तो पूछिएगा मुझसे, तो मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की आपको।
लेकिन बेटा ये बड़ा क्रूशियल टाइम है, इस समय हमको अभी बड़ी मेहनत करनी है हमको क्या, और हमको जो है कोर्स में कुछ जो चीज़ें बची उनको भी फटाफट कवर करना, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए। तो आज के लेक्चर में काफी कुछ सीखा हमने आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, कि पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन तब भी जो है वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना थी कि कैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है वो किस प्रकार से हमने जो है वो प्लांट के लिए एक बेनिफिशियल सिस्टम को हमने खड़ा किया है, किस प्रकार से निमोटोडा से निपटने में हमने आरएनए इंटरफेरेंस का हमने इस्तेमाल किया। तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। और देखो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एक बात याद रखना, कभी मत भूलना बेटा, जितना भी कष्ट अभी पढ़ने के दौरान होता है ना, वही जिंदगी को चमकाने के लिए होता है। जब हम कोई, आपने देखा हो घर में मम्मी को भी देखा, कभी कभी तांबे का बर्तन होता है घर में, जो है वहाँ जनरली मेरे घर में हम लोग पानी वानी पीने के लिए कॉपर के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो जो तांबे का बर्तन होता है वो तांबे का, वो उसमें थोड़ा समय यदि कहीं खुला रखा जाता है तो उसमें कुछ निशान लग जाते हैं, हरा पीला कुछ निशान लग जाता है। तो वो क्या होता है, उसको अच्छे से रगड़ के साफ करते हैं, नींबू लगा के सब करके घर में साफ करते हैं। हमारे घर में देखता हूँ भाई साफ करते थे, चमका देते एकदम, उनके बर्तन को चमकाने के लिए अच्छे से साफ किया, एकदम चमक गया। तो वो चमक जो होती है ना, तो उस दौरान यदि बर्तन से पूछोगे तो बोलेगा यार बड़ा कष्ट है, ये कितना रगड़ रहे हैं मेरे को, सब कर रहे हैं, लेकिन वो चमक गया उसके बाद। वैसी जिंदगी भी होती है, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी डर लग रहा है, जो भय हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीजें बेटा सामान्य है, मत चिंता करो उसकी, बस अपने पथ पर चलते रहो, उठ के चलते रहो, लगातार चलते रहो, जब तक की मंजिल ना मिल जाए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.